जय माता की मित्रों, बात करते हैं मुसल योग की। इसके पहले मैंने रज्जु योग की चर्चा की थी आपके साथ। आज मुसल योग। ये 3 योग है जो राशियों के हिसाब से बनते हैं, भावों के हिसाब से नहीं। मतलब चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि, उनके हिसाब से ये योग बनते हैं। भाव कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन राशियां कौन कौन सी हैं जो उससे क्या होगा। मतलब पहले जैसे रज्जु योग की बात की थी हम लोगों ने, तो वो चर राशियां थी। तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि चर राशि कौन कौन सी होती है। तो 1, 4, 7, 10, मतलब मेष, कर्क और तुला, मकर, ये चर राशियां हैं। अब इनके आगे वाली जो आएगी वो स्थिर राशियां आएगी। तो चर राशियों में अगर सब ग्रह होते हैं तो कुछ विशेष अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर स्थिर राशियों में सब ग्रह हो तो मुसल योग का निर्माण होता है। ये 3 योग है, रज्जु, मुसल और नल योग। और तीनों योगों को ही आश्रय योग में स्थान मिला है। मतलब जब आश्रय फल हम लोग जब बात करते हैं, 3 योगों की जो आश्रय योग के हिसाब से जब बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका मतलब ये होता है कि ऐसे जातक कुछ न कुछ परिवार से या अपने बड़े बुजुर्गों से या इनके पिता या जो भी है, इनको जो पालने वाले हैं, उनके ऊपर कुछ विशेष डिपेंडेंट रहते हैं। खुद का कर्म या खुद का व्यक्तित्व इनका कुछ दबा हुआ रहता है उन लोगों की वजह से, क्योंकि उन लोगों का व्यक्तित्व इन लोगों से थोड़ा ऊपर होता है। अब चलिए बात करते हैं मुसल योग की। तो मुसल योग में क्या बताया है आपका, 2, 5, 8 और 11, मतलब वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, यह है स्थिर राशियां। 2, 5, 8, 11 ये आपका केंद्र में भी आ सकता है और 6, 8, 12 स्थान में भी हो सकता है और बाकी स्थानों में भी हो सकता है। स्थान का बात यहाँ पे नहीं बताया गया है। जब स्थान, भाव और कुंडली के हिसाब से, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जब बातें की जाएगी, वो एक अलग योग बन जाएगा। जैसे उस समय मैंने बात की थी कि 1, 4, 7, 10 में अगर सब ग्रह बैठते हैं तो उनका कुछ विशेष फल नहीं होता है, लेकिन केंद्राधिपति या केंद्र के हिसाब से जो योग बनता है, जैसे शुक्र तुला राशि में बैठ गया केंद्र में और शनि मकर राशि में बैठ गया, तो उनका एक अपना अलग महत्व होता है। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ इन सब योगों की, वो योग 100%, 99.9% नहीं होता है। बहुत कम देखने को मिलता है कि सब के सब ग्रह आपकी स्थिर राशियों में आ जाए, सब के सब ग्रह आपकी चर राशियों में आ जाए, या सब के सब ग्रह आपकी द्विस्वभाव राशियों में आ जाए। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, जैसे पिछले कुछ समय पहले भी या 1 साल पहले भी, 2 साल पहले भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार 6, 7 ग्रह एक ही राशि में जरूर आ जाते हैं। उससे ये योग प्रभावी नहीं होता है। मतलब इन राशियों में सब में ग्रह होना पड़ेगा और इन्हीं राशियों में होना पड़ेगा। केवल चर है तो चर में होना पड़ेगा, स्थिर है तो स्थिर में होना पड़ेगा, तब जाके ये योग फलीभूत होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर एक भी ग्रह आपका बाहर है तो फिर ये योग भंग हो जाता है। तो फिर इस योग को आप अपना जन्म पत्री में नहीं समझे, फिर आप अलग अलग समझे। फिर कि केंद्र में अगर शनि बैठ गए या शुक्र बैठ गए अपनी राशि में या स्वक्षेत्री योग के, तो उसका क्या फल होगा। तो यहाँ पे मुसल योग के बारे में, जो आश्रय योग में जो मुसल योग को स्थान मिला है, उसके बारे में बताया जाता है। मुसल योग में उत्पन्न पुरुष ज्ञानी, मानी, धनादि से युक्त, राज्यमान, विख्यात, अच्छे पुत्रों वाला, स्थिर स्वभाव और स्थिर लक्ष्मी वाला होता है। ऐसा मुसल योग का फल बताया जाता है। अब आप सबसे पहले, मैंने उस समय भी बोला था जब चर राशि में जब योग थे, तब भी बोला था, एक चीज हमेशा ध्यान रखें,
जब भी जन्मपत्री वगैरह में आप ग्रहों का प्रेडिक्शन करें या देखें तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि चर राशियों में अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह का कारक तत्व क्या है, उस ग्रह की अपनी जो क्वालिटी है वो कैसी है, और वो ग्रह कौन कौन से भाव में किस तरह का फल आपको देता है, और उस समय कुंडली के कौन से भावों का अधिपति है। क्योंकि चर राशि में कोई भी ग्रह इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। ये एक विशेष बात है जो शायद किताबों में कुछ कुछ किताबों में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन कुछ योगों की वजह से कि आप शनि का शश योग बता दिया गया अगर वो स्वक्षेत्री हो और केंद्र में हो, लेकिन अगर वो मकर राशि में है तो फिर इतना ज़्यादा फलीभूत नहीं होगा जितना कुंभ राशि में होने की वजह से होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे शुक्र है, शुक्र अगर तुला राशि में आपका ये योग बन जाता है केंद्र के किसी भी भाव में, तो फिर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे वो कुछ दोष तो नहीं दे रहा है, क्योंकि चर राशि में होया हुआ शुक्र कुछ विशेष इफेक्टिव नहीं होता है। वो ज़्यादा यात्राएं करवाता है आपको, चेंजेस ज़्यादा करवाता है। लेकिन स्थिर राशियों में चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि एक तो राशि स्थिर है और अगर इनको भाव भी स्थिर मिल गए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में चर राशि में कितने ग्रह हैं और स्थिर राशि में कितने ग्रह हैं, तो उनको आपस में मिलाना पड़ेगा आपको प्रिडिक्शन को कि कौन सा ग्रह कैसा फल दे सकता है। तो उसके विषय में जब हम लोग जानकारी करने जाते हैं तब जरूरत पड़ती है कि हम लोगों को उस जातक के बारे में पूरी जानकारी हो कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वो कैसे परिवार से बिलोंग करता है। तब हम लोग इफेक्ट कर सकते हैं कि इसका आने वाला समय फिर कैसा जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट के कर्म, बचपन के संस्कार ग्रहों को प्रिडिक्ट करने में बहुत सहायक होते हैं। और ऑनलाइन एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तब कुंडली का जो प्रिडिक्शन किया जाता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। कुंडली का प्रिडिक्शन करने में परिवार के खुद के रहन सहन और संस्कार सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ये मैं मोस्ट प्रोबेबली हर वीडियो में बोलता हूँ और बताता भी हूँ कि क्यों प्रभावी होते हैं। आप लोग जब किसी भी कुंडली का प्रिडिक्ट करो या अपने ऊपर अभ्यास करो तो उन ग्रहों का फल देखने के पहले खुद के ऊपर निर्णय लो कि आप किस तरह के व्यवहार के, स्वभाव के स्वामी और बचपन से आज तक क्या करते हुए आए हैं, किस तरह का कर्म कर रहे हैं, किस तरह से धनोपार्जन कर रहे हैं, किस तरह की संगति आपकी है। तब आपको ये पता चलेगा कि आने वाला समय फिर आपका कैसे जाएगा। क्योंकि स्थिर कर्म, चर कर्म ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो सकते और कुछ कर्म ऐसे भी है जिनका कोई प्रायश्चित नहीं होता। लेकिन कुछ कर्म जो चर कर्म है वो ऐसे हैं जिनको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा चेंज भी कर सकते हैं और उनका प्रायश्चित भी होता है। तो उनको अगर ठीक कर लिया जाए, दिनचर्या को अगर सुधार लिया जाए, तो ग्रह का फल जो दिनचर्या में और गोचर के हिसाब से मिलता है हम लोगों को, वो फिर चेंज हो सकता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। किताबें या विद्वान क्या बोलते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता, और बुक्स या ज्योतिष शास्त्र हम लोगों को क्या बताता है उसके विषय में भी आज तक कोई
दावे के साथ ये नहीं बोल सका कि जो ज्योतिष शास्त्र प्रेजेंट वर्तमान समय में हम लोगों के पास है वो क्या संपूर्ण है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी पुस्तकें हम लोगों की जो ज्ञान से संबंधित थी, जो सनातन धर्म के ज्ञान से परिपूर्ण थी, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, जला दी गई। कुछ मिली, कुछ नहीं मिली। कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र के मिले, कुछ नहीं मिले। फिर विद्वानों ने अपने हिसाब से अपने ज्ञान के द्वारा उनको जोड़ा और प्रेजेंट में वो किस तरह से प्रभावी है और किस तरह का फल हम लोगों को मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर ही निर्भर है। केवल एक योग से या केवल एक लगन से या केवल एक ग्रह से किसी का भी प्रिडिक्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो गणित है, जो मैथ्स है, वो वैसी की वैसी ही है। उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने सके, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हम लोगों के बचे थे उन सब में गणित थी, तो गणित का पतन नहीं हुआ, वो वैसा ही रहा। उसकी वजह से क्या है, हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और अभ्यास के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रह किस तरह के फल हम लोगों को दे रहे हैं। जब भी कुंडली देखें, हमेशा ध्यान रखें कि आपके ग्रह स्थिर राशियों में है, चर राशियों में है, द्विस्वभाव राशियों में है, तो उनके फल का बहुत कुछ चेंजेज आ जाएगा। फिर चर राशियों में है, अगर शनि चर राशि में है तो शनि स्थिर कारक ग्रह, शनि लेट से फल देता है। लेकिन अगर चर राशि में है तो फिर आपको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होगा कि ये कैसा फल देगा और कब देगा, या देगा कि नहीं देगा। अब ये उसके हाउस पे, उसके नक्षत्र पे और उसके भाव पे और बाकी ग्रहों से योग या दृष्टि पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जैसे सूर्य है, स्थिर कारक ग्रह है, लेकिन अगर चर राशि में है तो वो क्या करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि स्थिर, चर और द्विस्वभाव राशियों में जब ग्रह बैठते हैं तो बहुत कुछ चेंजेज आ जाता है ग्रहों में, ग्रहों के फलों में। तब सहायक होते हैं बहुत कुछ हम लोगों के नक्षत्र। नक्षत्रों का योग भी उस समय देखना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह का फल प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो आशा है मित्रों समझ में आया होगा। हालांकि पाठ बहुत छोटा है और समझाने का तरीका कैसा है वो तो आप बताएंगे। मेरा नॉर्मल भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ। जो प्रचलित है, हम लोग आपस में जो बोलचाल में भाषा यूज करते हैं, उसी भाषा में मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आता है तो मेरे को सुधार क्या करना है वो भी राय दीजिए। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट कीजिए, 100% आंसर मिलेगा आपको। अब वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय माता की मित्रों।